गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीतू कुमारी मुजफ्फरपुर एल.एन.टी. कॉलेज संस्कृत विभाग से आज की क्लास में है। गीति काव्य का परिचय हम अगले क्लास में पढ़ चुके हैं। गीति काव्य के ही तहत आता है कथा साहित्य का परिचय, जिसका हम आज परिचय देंगे। गद्य काव्य के परिचय में कथा साहित्य को आख्यायिका के साथ परिभाषित किया जा चुका है, जिसमें संस्कृत साहित्य में कथाओं के विषय में विशाल साहित्य विद्यमान है। जैन, बौद्ध तथा सनातनी वैदिक के तीनों ही संप्रदाय कथा कहानियों के धनी है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का प्रयोग करते थे। उनका रूप व्याख्या परक, चूर्णित तथा नियुक्त इत्यादि ग्रंथों में है। जैन संप्रदाय के लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जिन कथाओं का प्रयोग करते थे, उनमें ये इनकी व्याख्या उपयुक्त रूप में है। इस धर्म में कथा कोश कथाओं का विपुल साहित्य है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं विश्व विख्यात है। इसके अंतर्गत आता है जैसे भारतीय कथा साहित्य का विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कथा साहित्य की रोचकता, सरलता, मधुरता, भावाव्यक्ति तथा उपदेशात्मक की विश्व के सभी विद्वानों ने प्रशंसा की है। संस्कृत भाषा के कथा साहित्य, एक हिंदी भाषा में कथा साहित्य रहते हैं और ये संस्कृत भाषा के है, तो इस संस्कृत भाषा के कथा साहित्य को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। नीति कथा, जिसमें है उपदेशात्मक पशु कथा, और दूसरा है लोक कथा। नीति कथाओं का प्रारंभ वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। ऋग्वेद में अनेक जीवों को कथा का पात्र बनाया गया। ऋग्वेद में शर्मा पानी सूक्त, अगले क्लास में हम जैसे पढ़ेंगे उपनिषद में तो संवाद पढ़ेंगे, तो उसमें शर्मा पानी आएगा, तो वो हम अगर इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो शर्मा पानी सूक्त में भी शर्मा नामक कुतियों मतलब पानियों कृपणों से कहती है कि वे धन का दान करें। यह वेद की कथा साहित्य का उद्गम स्थान रहा है। उपनिषद ग्रंथों में भी जीव कहती है कि वे जंतुओं की कथाएं प्राप्त होती हैं। छंदोग्य उपनिषद की एक व्यंग्य कथा में अनेक कुत्ते भोजन पाने हेतु एक नेता को चुनते हैं, जिसमें उदाहरण दिया गया है, उदाहरण ही नहीं दिया गया, ये कथा है उसमें कि अनेक कुत्ते जैसे ग्रुप मिल करके एक नेता को चुनते हैं भोजन पाने के लिए, क्योंकि अकेले तो नहीं कर सकते। जब तक कि वो ग्रुप में रहेंगे तो वो एक उनकी उनकी उनके ग्रुप को चलाने के लिए एक रहना चाहिए, उस तरह से होता है, तो खुद चुनते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी पशु कथाएं प्राप्त होती हैं। इसमें सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की कथा, धार्मिक बिल्ली की कथा, चतुर श्रृंगाल की कथा, गज कच्छप कथा, मत्स्य कथा आदि नीति कथाएं प्रमुख हैं। रामायण में भी अनेक नीति कथाएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में कथा को दो काल चक्र प्राप्त होते हैं, बृहत कथा तथा पंचतंत्र। इन दोनों में बृहत कथा प्राचीन है। पैशाची भाषा में लिखित बृहत कथा का मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है, परंतु संस्कृत भाषा में लिखा गया पंचतंत्र उपलब्ध है। जैसे हम ये तो अभी के क्लास में है, लेकिन अगले इसके पहले भी जैसे हम बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं कि पंचतंत्र की कथाएं बहुत ही लोकप्रिय होती हैं। अगर अगर आपने उनमें कुछ कथाएं को पढ़ा है तो बहुत ही रोचक है, इसी वजह से वो लोकप्रिय हुई हैं कथाएं। तो पंचतंत्र नीति कथा साहित्य का प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें आपने पशु पक्षियों को कथा का आधार बनाकर मनोहर, शिक्षाप्रद एवं सुरुचिपूर्ण कथाएं संग्रहित की है। इसकी भाषा शैली सरल तथा सरस है। पंचतंत्र में कुछ 5 तंत्र हैं: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रकाश तथा अपरिचित कारक। हितोपदेश भी पंचतंत्र के समान नीति कथा संबंधी रचना है। इसके लेखक नारायण पंडित है। माना जाता है कि उन्होंने इन कथाओं का संकलन बंगाल के राजा धवल चंद्र के आदेश अनुसार किया था। इसका समय 14वीं ईस्वी के से पूर्ववर्ती माना जाता है। 14वीं ईस्वी के पूर्ववर्ती, उसके पहले सब माना जाता है।
यह कुल 4 परिच्छेदों में विभक्त है, जिनमें नीति संबंधित 43 कहानियां संकलित है। इन 43 कहानियों के साथ 17 कहानियां नई जोड़ दी गई है। इनमें 7 पशु कथाएं, 3 लोक कथाएं, 2 शिक्षाप्रद कथाएं तथा 5 षड्यंत्र संबंधी कथाएं हैं। इनकी शैली भी सरस एवं सरल है। इनके अतिरिक्त भी अनेक नीति कथा के संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य प्रमुख लोक कथाओं का परिचय दिया जा रहा है, जिसमें बेताल पंचविंशतिका है, महाराज विक्रमादित्य की कथाएं हैं। इसमें उन्हीं की से संबंधित इसमें दिया गया है। तो जैसे दिया मैं महाराज विक्रम से संबंधित इन ग्रंथ में 32 कहानियां हैं। एक बार राजा भोज 11वीं सदी, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, को भूमि से में गढ़ा हुआ राजा विक्रमादित्य का एक ऐसा राज सिंहासन मिलता है जिनमें 32 पुतलियां लगी हुई थी। ये पंचतंत्र में भी ये कहानी आती है, उसमें भी ये दिया गया स्टोरी है, बना हुआ है कि वो एक सिंहासन निकलता है पाताल लोक से और राजा विक्रमादित्य का, और उसमें 32 मतलब कठपुतलियां लगी हुई हैं और वो एक एक करके निकलती हैं और उसमें से वो कहानियां सुनाती हैं, महाराज विक्रमादित्य के बारे में कहानियां बताती हैं। और फिर लास्ट में उससे एक सवाल आज बनता है कि उसके क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क रहता है कि आप बताएं इसका, और उसी में ये दिया रहता है कि आपने इससे क्या समझा, क्या निर्णय निकला उसके बारे में। तो पुतलियां लगी हुई थी। सिंहासन की सफाई कराने के बाद राजा भोज जब उस पर बैठने हेतु जा रहा था, तब उसी में से जब भी वो बैठने के लिए जाते थे राजा भोज, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से निकला था, तो जब भी उस सब होने के बाद कि मैं इस पे बैठूंगा, तभी एक कठपुतली बाहर निकलती थी और वो कहानियां सुनाने लगती थी कि आप तभी बैठ सकते हैं जब आप इस समझेंगे कि आप इसके लायक हैं। महाराज विक्रमादित्य का ये सिंहासन है, आप बैठ नहीं सकते जब तक कि आप उनके लायक, आप उनके बराबर नहीं है। जब उनकी खूबियों के बारे में अगर आप उनमें है, आप में भी वो बात है, तभी आप बैठ सकते हैं। और वो बताया जाता था, देखिए वही दिया गया है। तो उसमें से निकलकर राजा विक्रमादित्य के न्याय से संबंधित कहानी सुनाई। इस प्रकार सभी 32 पुतलियों ने राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य के न्याय तथा पराक्रम की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद प्रत्येक पुतली राजा भोज से यही कहती कि वह राजा भोज के समान न्याय तथा पराक्रम के कार्य कर सके तो इस सिंहासन पर बैठे। देखिए मैंने ये समझाया था, यही दिया गया, अन्यथा वह बैठे नहीं। इस प्रकार प्रत्येक कहानी में राजा विक्रमादित्य तथा भोज का उल्लेख है। इस ग्रंथ की भाषा सरल, सहज तथा भावानुकूल है। इस तरह अन्य ग्रंथ भी आज प्रचलित हैं, जैसे सिंहासन, द्वात्रिक सिंह का, विक्रम चरित, द्वात्री संस्त पुतलिका आदि। सुख सप्तति, इस कथा लेखक का नाम अज्ञात है। दूसरा है, एक है बेताल पंचविंशतिका, दूसरा है सुख सप्तति। इस कथा के ग्रंथ के लेखक का नाम अज्ञात है, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। हेमचंद्र इसका समय 11वीं शताब्दी ईस्वी मानते हैं। इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद 14वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है, इसलिए इसका जैसे अनुवाद हुआ है, इसी वजह से इसके लेखक का नाम अभी तक अज्ञात है, पता नहीं चला है। ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में ये खुद ही उन्होंने ट्रांसलेट करके इस कहानी को बनाया है। इसका कथानक इस प्रकार है। हरदत्त नामक एक व्यापारी था जिसका मदन सेन नामक एक मूर्ख पुत्र था। वह अपना संपूर्ण समय पत्नी के साथ प्रेमालाप तथा विनोद में ही व्यतीत करता था। उसका पिता उसे पक्षी रूप में 2 गंधर्व भेंट करता है। ये दोनों गंधर्व पक्षी बहुत ही बुद्धिमान है। देखिए ये शुक तोता, इसमें से एक शुक तोता है तथा दूसरा कौवा है। ये भी पशु पे ही आधारित है, जैसे कि हमने आगे के पढ़ा था कि महाभारत में पशु कथाएं प्रचलित है। इनमें से नीति कथा में पशु कथाएं प्रचलित है। उसी प्रकार से इसमें से कहानियां दी गई है। उसमें एक और है बेताल पंचविंशतिका हो गया, सुख संपत्ति हो गया, बृहत मंजरी कथा भी इसी के तहत आती है, और कथा सारी सागर भी इसी के तहत आती है।
इसमें आपको अगले क्लास में मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन तब तक के लिए अभी इस क्लास में आप ये देख सकते हैं जितने भी मैंने बताई है कि थी महाभारत में आई है, रामायण में भी आया है इस कथा के। एक तो हो गया कि नीति कथा और दूसरा लोक कथा। लोक कथा रामायण में आ जाता है। तो आप इसके इस तरह से आप इसको देख कर सकते हैं, बना कर सकते हैं। इसका वीडियो आप रख सकते हैं ताकि पूरे समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं। आगे की कथा में मैं आगे की इसकी इसी में गीति काव्य कथा साहित्य में ही मैं बृहत मंजरी कथा के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास।